नमस्कार, मैं राकेश कुमार ठाकुर करेक्ट न्यूज़ से मनोज देवांगन के माध्यम से मैं आप लोगों से आज मुखातिब हूँ इस संदेश के साथ कि हमारे बीच डॉक्टर सुयश ठाकुर संयोग से राजनांदगांव आए थे और मुझे इनके बारे में खबर लगी तो मैं इनको घेरा, सीधे सीधे इनको घेर के मुझे लाना पड़ा। ये पेशे से काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट हैं और लाइफ कोच जो कि मनोविज्ञान को आम आदमी और युवाओं के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उसका उपयोग किया जाता है इसके अच्छे विशेषज्ञ जानकार हैं, विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं। तो और एक कैरियर काउंसलर भी हैं जो युवाओं को, बच्चों को कैसे कैरियर में आगे बढ़ना है इसके बारे में इनका 12 साल का अध्ययन है, 12 साल की स्टडी है और बहुत से लोग इनके योग्यता से लाभान्वित हुए हैं। तो मैं इनसे एक सहज रूप से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। नमस्कार डॉक्टर सुयश जी। मेरा प्रश्न सीधे सीधे बच्चों से है जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है कि मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर करें। कृपया मेरे दर्शकों को आप बताइए कि इसका क्या नुकसान है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, और यदि दूर नहीं कर सकते तो कैसे इसको एडजस्ट किया जाए, कैसे इसको उनके बीच रखा जाए ताकि उनके प्रगति के मार्ग में मोबाइल बाधा न बने। आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। मुझे एक बात जरूर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, यदि हमने दोस्त और दुश्मन को ठीक से पहचानने में गलती कर दी तो समस्या हो जाएगी। क्या मोबाइल केवल दुश्मन ही है? सोचने लायक विषय है। क्या आप बगैर बिजली के, बगैर मोबाइल के आप खुद रह सकते हो? सवाल मोबाइल के सदुपयोग का है, तकनीक के अच्छे से समझ लीजिए। हम इंसान जंगलों में रहते थे, है ना, हमने तो आग लगाने की तकनीक सीखी, चक्का बनाने की तकनीक सीखी। तकनीक से लड़ाई करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तकनीक एक बाढ़ है, उस बाढ़ में आप बह ही जाओगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम मोबाइल का सदुपयोग करें, मोबाइल को और मोबाइल की तकनीक को बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग करें। ये पेरेंट्स की जो समस्या है बहुत वाजिब है कि इनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो हम क्या करें? पहला, बच्चे अनुकरण पूर्वक सीखते हैं, यानी बच्चे वह बोलते हैं जो वो सुनते हैं और वह करते हैं जो आपको करते देखते हैं। अब ये कैसे संभव है कि मम्मी जो है वो लगी हुई है मोबाइल में और पिताजी आने के बाद मोबाइल में लगे हैं और बोलने के बच्चा तू मोबाइल ना देख। उनको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अपने ही लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना पड़ा है, तो बच्चे ये सब देख रहे हैं। बच्चों को बच्चा नहीं समझे। काम की बात क्या? काम की बात ये है कि जैसे आप उपवास रखते हो गुरुवार में साईं बाबा के नाम से, आप शनिवार को उपवास रखते हो, तो एक डिजिटल उपवास भी रखें। बहुत बढ़िया। मैं अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महिंद्रा जो कंपनी है, उनके मालिक, उनके घर में परंपरा है कि वो उन्होंने दिन निश्चित कर रखा है कि उस समय वो सब के सब अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं, साथ में उठ के खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि कृपया महीने सप्ताह का एक दिन निश्चित कर लें। जैसा मैंने अपने घर में कर रखा है कि गुरुवार के दिन उपवास करेंगे, तो भाई खाने के समय में मोबाइल, सबके मोबाइल बंद रहेंगे, टीवी बंद रहेगा, अब बात करके खाइए। एक तो ये बात है। दूसरा, मोबाइल को दुश्मन मत समझिए, मोबाइल को ऐसा समझिए कि हमको उसका सदुपयोग नहीं आता। मोबाइल में अच्छे कंटेंट भी हैं, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी से बहुत ज़बरदस्ती जी से बढ़ रही है। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बच्चों को डिजिटल निरक्षर रखने की कोशिश मत कीजिए, नहीं कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना ये है कि मोबाइल के सकारात्मक पक्ष को देखा जाए, नकारात्मक पक्ष को नहीं। यद्यपि मेरा खुद का इस उम्र में ये तजुर्बा है कि मोबाइल में नकारात्मक मामला ज़्यादा है बनिस्बत सकारात्मक के, तो हमको उसमें से सकारात्मकता को लेना है और उसका प्रयोग करके अपने घर के माहौल को सुधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा परिवार है डॉक्टर सुयश, घर परिवार के सदस्यों में बातचीत और मोबाइल, मतलब आप कल्पना कीजिए कि मेरे परिवार का मेंबर ऊपर वाले कमरे में है, तो मैं उसको पुकार के नहीं करके मोबाइल में मैसेज करता हूँ कि भैया खाना खाने आ जाओ, या तुमसे ये मिलने आया है।
यदि आपको किसी दुश्मन को हराना है तो आपको दुश्मन का बारे में ठीक से पता होना चाहिए। मोबाइल से आपको अपने बच्चों को दूर रखना है तो उसका पहले आपको उसका साइंस समझ में आना चाहिए कि क्यों, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, उनको मोबाइल इतना पसंद क्यों आता है, पुस्तकें पसंद क्यों नहीं आती। उसका कारण है हमारे दिमाग में, ऑक्सीपिटल लोब में, हमारे अंदर ऑक्सीपिटल बड़े बड़े लोब हैं। हम इंसान बेसिकली देखने के लिए बने हैं, पढ़ने के लिए नहीं बने। आप लोगों ने जब आप छोटे थे आपने ए फॉर एप्पल नहीं सीखा, आपने पहले एप्पल की फ़ोटो देखी फिर ए से उसको लिंक किया। आप ऐतिहासिक, यदि आप शैल चित्र देखें जो आदिवासी बनाते थे तो वो बेसिकली पिक्चर्स बनाते थे। हम पिक्चर्स को देखने के लिए बने हैं। तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में पिक्चर्स हैं, उसमें भी मूवमेंट है। बच्चों को स्थिर चीज़ें पसंद नहीं आती, बच्चों को मूवमेंट वाली चीज़ें पसंद आती। कार्टून देखिए, सब में मूवमेंट है। हमको ब्लैक एंड वाइट नहीं पसंद। क्या आप ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनते हो? नहीं पहनते ना। छोटी सी खिड़की से झांके देखो, वो देखो कलाकार। तो मेरा ये जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न डॉक्टर सुयस, वो ये है कि घर परिवार के सदस्यों में बातचीत और मोबाइल, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो भी मोबाइल को चला रहे हैं वो मोबाइल की दुनिया में खोए हैं। ये जिनका फेसबुक में हज़ारों फ्रेंड्स हैं, वो एक बात सोचें कि जब वो अपनी अंतिम यात्रा करेंगे तो मोबाइल क्या उनको अपने कंधों पे लेके जाएगा, या जब वो बहुत गहरे से दुखी होंगे या किसी दिन बहुत खुश होंगे तो अपना दुख या अपना सुख किसके साथ बांटेंगे? हम इंसान मशीन नहीं हैं। हम इंसानों को भाव चाहिए, इमोशंस चाहिए, और यही भाव हम इंसानों को इंसान बनाते हैं। तो इसके लिए, और ये भाव आपको लोगों से मिलता है। लोगों, आपके जीवन में लोगों को कोई टेक्नोलॉजी व्युत्पन्न नहीं कर सकती, स्थानापन्न नहीं कर सकती। तो हम इस आवश्यकता को समझें कि हमारी इमोशनल ज़रूरतें इंसान ही पूरा करेगा। मोबाइल इसके लिए माध्यम हो सकता है। जनरली जो हमारे परिवार में क्या होता है कि अवचेतन मन में बहुत सारी गुत्थियाँ अनसॉल्व रह गई हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी से आपकी लड़ाई हुई है और उसमें आपका ईगो आ जाता है, तो आप बातचीत करना बंद कर देते हैं। जब आप बातचीत करना बंद, आप व्यक्त होना बंद हो जाते हैं तो आप व्यक्ति नहीं रहते। व्यक्त और व्यक्त जो हो सके वही व्यक्ति। तो जब आप बात नहीं करते तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आपके संबंध खत्म होने लगते हैं। संबंधों की खुराक है वार्तालाप, संवाद। तो यदि आपको जिंदा रहना है, आपको चाहिए कि आप जब दुखी हो तो कोई किसी का कंधा आपके पास हो, जब आप खुश हो तो कोई आपके साथ खुशी बांटने वाला हो, तो आपको इंसान चाहिए। मोबाइल आपके साथ यह सुख दुख नहीं शेयर कर पाएगा, और यदि वो करेगा तो फेसबुक की कहानी आपको पता है, उसमें आपके कितने रियल दोस्त हैं जो आपकी ज़रूरत में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का यही अर्थ निकल रहा है कि बातचीत की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। मोबाइल पे आप हमेशा इतना इन्वॉल्व मत होइए कि बातचीत आपका कम हो जाए। मेरा एक अंतिम प्रश्न अभी फ़िलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि व्हाट्सएप में विवाद संवाद, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट्सएप आजकल मैं अपने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के कैरियर में देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि संबंधों के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह व्हाट्सएप होते जा रहा है, उसका मैसेज होते जा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, संवाद एकाकी नहीं होता, उसके साथ संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। और जब कोई इंसान बात करता है तो कोई शब्दों से बात नहीं करता। आपको मज़े की बात बताऊँ, एक आदमी जब बात करता है तो उसके पीछे एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक टोन होती है और उसका नॉलेज होता है, शब्द होते हैं। व्हाट्सएप में आप जब बात करते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज दिखती है? नहीं दिखती। जब व्हाट्सएप में बात करते हो तो टोनलिटी दिखती है? नहीं दिखती है। केवल शब्द आते हैं, और शब्द भी संदर्भ से कट के आते हैं। ठीक है। तो हम इंसान कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए बने, तो
उसमें फिर उसमें और जले में नमक ये हो जाता है कि हमने एक तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कमाई और उस इंफॉर्मेशन में अपनी कल्पनाशीलता मिलाकर और अपने पूर्वाग्रह मिला के, अरे पिछले बार उसने मेरे साथ ऐसी लड़ाई की थी या उसने ऐसा बोला तो इस बार भी उसने ऐसा बोला होगा। दैट इज़ नॉट फैक्ट, दैट इज वो एक इमेज है, आप क्रिएट कर रहे हो। और उस आप एक रियल आदमी से डील नहीं करते व्हाट्सएप में जब आपका संवाद हो रहा है, आप एक कल्पना मिश्रित व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हो। इस चक्कर में होता ये है कि आप जिसको बोलते हैं ना रायता फैल गया, तो वो रायता फैल जाता है। व्हाट्सएप में कृपया ज़रूरी बातें, उस पर की संबंध केंद्रित बातें ना करें, आंखों में आंख डालकर बात करने का कोई विकल्प नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुयस, आपने कम वक्त में ज़्यादा अच्छा हमको समझाने का प्रयास किया है और मेरे करेक्ट न्यूज़ के जो दर्शक है इस बात को समझेंगे। आज इस वार्तालाप को, इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं राकेश ठाकुर, अपने सहयोगी श्री मनोज देवांगन जो कैमरे के पीछे लगातार जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।